Has the impeachment process been detailed or outlined in detailed in the constitution? No. Why? Because the idea that there must be a proposal for removal of the judge, that is motion that must be introduced in either house of parliament, whether it is Rajya Sabha or Lok Sabha, with the support of either 50 or 100 members, is not made in the constitution. संविधान में ये नहीं लिखा है कि रिमूवल मोशन के साथ 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए या लोकसभा में 100 लोगों का समर्थन होना चाहिए. ये कहां लिखा है? ये लिखा है जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में. I am giving you a homework before the next class. Try to find out why Judges Inquiry Act was enacted in 1968. Just for curiosity level. 1968 में क्यों इनैक्ट हुआ? संविधान 1950 से चल रहा है, बट 1968 में जजेस इंक्वायरी एक्ट क्यों इनैक्ट हुआ? ये आपका होमवर्क है. मैं अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा. ठीक है, खैर. सो दिस एक्ट सेज कि राज्यसभा में 50 मेंबर, लोकसभा में 100 मेंबर के सपोर्ट के साथ आप रिमूवल मोशन इंट्रोड्यूस करोगे. दिस रिमूवल मोशन विल फर्स्ट बी इंस्पेक्टेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. इफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर बिलीव्स दैट देयर इज नो मेरिट इन द एलिगेशन ऑन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यदि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि जो उनके ऊपर आरोप लगा है ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर उसमें मेरिट नहीं है तो वहीं के वहीं उसको रिजेक्ट कर सकते हैं. The presiding officer can reject that particular motion. The thing will end. For example, in 2018, when a removal motion was introduced against CJI Deepak Mishra ji in the Rajya Sabha, वेंकैया नायडू जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था. उस वक्त के वो चेयरमैन थे राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट थे. So the motion can be rejected, but if it is accepted, यदि ये एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आपको कमिटी बनानी पड़ती है. और ये जो कमिटी है, ये कमिटी में 3 मेंबर्स आते हैं. ये सब कुछ जजेस इंक्वायरी एक्ट में लिखा है. These 3 members are appointed. First is the Chief Justice of India. If the person is questioned is not the Chief Justice of India, यदि वो खुद Chief Justice of India ही है ना, जिसको रिमूव करना है, तो फिर तो उसको थोड़ी कमेटी में बिठाएंगे, है ना, उसको फिर थोड़ी कमेटी में बिठाएंगे. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह आप किसी और को बिठाओगे. लेकिन अगर कोई और जज है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द inquiry committee will be Chief Justice of India. Second member will be a person who is another judge of Supreme Court, and third person will be an eminent jurist. ठीक है, तो sorry, first person will be either Chief Justice of India or a person nominated by that Chief Justice of India. Second person will be Chief Justice of High Court, है ना, and third person will be eminent jurist. तो इस तरीके से 3 मेंबर की आप कमेटी बनाओगे. 3 मेंबर की कमेटी बनाने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, जस्ट लाइक अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इज देयर. तो ये 3 मेंबर की कमेटी विटनेस बुलाएगी, एविडेंस बुलाएगी, डॉक्यूमेंट्स बुलाएगी, समन कर सकती है, और इसके सामने जो जज जिनके ऊपर आरोप लगा है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं कि मैंने भाई ऐसा ऐसा कुछ नहीं किया. आफ्टर द इंक्वायरी कमिटी कंप्लीट्स इट्स रिपोर्ट, इट प्रेजेंट्स दैट रिपोर्ट टू द हाउस. तो लोकसभा में अगर मोशन इंट्रोड्यूस हुआ था, लोकसभा को वो बता देगा कि भाई ऐसा ऐसा है, अब आप वोटिंग कर दीजिए. लोकसभा फिर वोट करेगा. वोट करने के बाद स्पेशल मेजॉरिटी से अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है कि हम इस जज को रिमूव करना चाहते हैं, तो फिर वो अगले हाउस में चला जाएगा, दैट इज राज्यसभा. राज्यसभा में भी वोटिंग होगी. राज्यसभा में कमेटी नहीं बनेगी दोबारा से, कमेटी एक ही हाउस में बनेगी, पहले वाले में. तो राज्यसभा में वोटिंग होगी, उस कमेटी की रिपोर्ट को रेफर भी किया जा सकता है, और अगर वहां पे वोटिंग के बाद स्पेशल मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है कि भाई साहब ये जज को हटाना है, तो फिर जज हट जाएंगे. अब मैं इसके इतिहास में जाऊं उससे पहले आपको यह भी समझना होगा कि क्या सीधा इंपीचमेंट ही एक ऑप्शन होना चाहिए? क्या मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के से थोड़ा सा कम, है ना, थोड़ा सा नॉन सीरियस ऑफेंस भी तो हो सकता है, किसी और किस्म की गलत चीज हो सकता है जज ने की हो, चाहे वो नॉट अडहियरिंग टू द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, अगर उसके उनकी बात नहीं मानते हैं, अगर कोई
गलत रिमार्क्स करते हैं जजमेंट के दौरान, अगर इनडिसिप्लिन दिखाते हैं, ये सब चीजें इंपीचमेंट वर्दी नहीं है, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन वर्दी तो है। तो इसी वजह से एक इंटरनल मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें कोर्ट खुद अपने जजेस के ऊपर कंट्रोल करे। 1995 में 1995 में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एएम भट्टाचार्य के खिलाफ फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी के आरोप लगे। फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी का मतलब कि आय से ज्यादा संपत्ति होना, है ना, अपने जो ऑफिशियल फंड्स हैं, ऑफिशियल उस चीजों को अनऑफिशियल चीजों के लिए यूज करना वगैरह वगैरह। तो इसी पर्टिकुलर केस में गैप दिख गया कि बैड बिहेवियर एंड इंपीचेबल बिहेवियर में फर्क हो सकता है। इंपीचमेंट बहुत सीरियस मामला है एक जज का, तो मे बी देयर माइट बी अ गैप वेयर सम ऑफेंसेस फॉल। जैसे ये आपने अभी किसी ने हेट स्पीच का बोला कि इलाहाबाद में कोई बंदा गया और वो कोई जज गया इलाहाबाद हाईकोर्ट का और उन्होंने ना आव देखा ना ताव दे दी एक खतरनाक फायरी सी स्पीच। तो ऐसे मामलों के लिए इंपीचमेंट से थोड़ा कम लेकिन चलता है एटीट्यूड से थोड़ा ज्यादा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद की एक 5 मेंबर कमेटी बनाई और खुद की एक 5 मेंबर कमेटी बनाने के बाद उन्होंने इंटरनल प्रोसेस बनाने की कोशिश की। इसके लिए दो चीजें आती हैं। एक है 1997 का रीस्टेटमेंट ऑफ जुडिशियल वैल्यूज। रीस्टेटमेंट ऑफ जुडिशियल वैल्यूज एक 3 पेजेस का बड़ा प्यारा सा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे सपनों की दुनिया के बारे में लिखा हुआ है। दैट मीन्स हाउ जजेस शुड बिहेव इन एन आइडियल लाइफ, everything that you can imagine in that swapna lok dream world you can see in those 3 pages। आप उन 3 पेजेस में वो चीज देख पाओगे। ठीक है, सब कुछ। जजेस को कोई गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए, जजेस को अपने आप को रिक्यूज कर लेना चाहिए कोई भी ऐसे मामले से जहां पे वो इंटरेस्टेड पार्टी से उनका कोई रिलेशन है। जजेस को पब्लिक में पॉलिटिशियंस के साथ बैठना नहीं चाहिए, है ना। दे शुड नॉट attend a lot of meetings with the executive, so on and so forth. That is one thing. The other thing was a 1999. The other thing was a 1999 internal inquiry mechanism. It was revised in 2014. तो इसका क्या तरीका है कंप्लेंट से डील करने का? इन हाउस प्रोसीजर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो जजेस के अगेंस्ट कंप्लेंट्स को सुनता है। ये कंप्लेंट्स इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नली फाइल्ड भी हो सकती है ना। अब इस मैकेनिज्म में खुद के बहुत सारे फ्लॉज हैं, वो हम वैसे देखेंगे, बट इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख के, हाई कोर्ट के जज को चिट्ठी लिख के, प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख के आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस या प्रेसिडेंट इसे रिसीव करते हैं, फॉरवर्ड उन्हें उसे ही करनी है। किसे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकते हैं, ठीक है, इफ इट लैक्स सीरियसनेस। पहले इसकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी। तो सबसे पहले वो हाई कोर्ट, जिस हो सकता है किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और उस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ उनको कंप्लेंट आई है, तो उनसे पहले वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मांगेंगे। लेकिन अगर हाई कोर्ट के जज कहते हैं कि यार ये आप इसको मामले को तहकीकात करें, तो फिर वो जजेस के रिटन रिस्पॉन्स लेता है और एक इंक्वायरी कमेटी बनाता है। अगर और प्रोब चाहिए तो इंक्वायरी कमेटी बनाता है, जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा जी के केस में हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके घर पे अलेजिडली कैश के जले हुए बंडल्स, आधे जले हुए बंडल्स मिले थे, तो उनके केस में एक 3 मेंबर की इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसमें तो 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे, है ना, एक पंजाब एंड हरियाणा के एक और कोर्ट के, और एक हाई कोर्ट के जज थे। कमिटी डिसाइड्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब वो कमिटी ऐसा नहीं करती है कि एविडेंस कलेक्ट करेगी, फिर गवाही के लिए, टेस्टिमनी के लिए बुलाएगी, इतना नहीं, सिंपल प्रोसेस रखेगी और जज को भी एक्सप्लेन करने की अपॉर्चुनिटी देगी। इस इंक्वायरी कमेटी की एग्जामिनेशन के बाद वो अपनी रिपोर्ट सीजीआई को देगी, और अगर अपनी रिपोर्ट में इट माइट ऑल्सो रिकमेंड दैट दिस ऑफेंस इज वेरी सीरियस, इन्होंने हजारों करोड़ों रुपए का घपला किया हुआ है, बहुत सारी रिश्वत ली हुई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप ऐसा कहें कि रिमूवल प्रोसीडिंग्स शुरू करवा सकते हो। देखो, जज कभी खुद, चीफ जस्टिस कभी खुद रिमूवल प्रोसीडिंग्स तो नहीं शुरू कर सकते हैं, पर अगर वो मामला ज्यादा सीरियस नहीं है तो वो जज को वार्निंग दे सकते हैं, जज की रिकॉर्ड के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, ताकि
जब उनके अप्रेजल मतलब कि हाई कोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है या चीफ जस्टिस बनना है, अगर उनका नाम आए तो उनके नाम के आगे वो रिकॉर्ड में लिखा हो, ठीक है, या तो ये कर सकते हैं, या अगर सीरियस मिसकंडक्ट है तो वो जज को कह सकते हैं कि आप रिजाइन कर दें, ठीक है, या आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कह सकते हैं उनको काम मत दो, ये वाली पनिशमेंट दे सकते हो। एक और ऑप्शन है कि आप प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास जाके रिकमेंड कर सकते हो कि इनको रिमूव किया जाए, और जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में अलेजिडली यही हुआ। जस्टिस संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, रिपोर्ट पढ़ने के बाद उन्होंने रिकमेंड किया प्रधानमंत्री को कि भाई साहब ये व्यक्ति के खिलाफ जो आरोप है हमें सीरियस लग रहे हैं, आप इनकी रिमूवल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब इनकी रिमूवल प्रोसीडिंग्स की कंट्रोवर्सी अगस्त 2025 में हुई, जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर दो ग्रुप्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक ही दिन इनके रिमूवल का प्रोसेस इनिशिएट करने की कोशिश की। और अलेजिडली ऐसा कहा जाता है, ऐसा उस वक्त खबरें आ रही थी कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज कैटेगोरिकली डिस्कस्ड विद हिम कि हम लोकसभा में इनकी इंपीचमेंट के प्रोसेस को टेक फॉरवर्ड करेंगे, जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि मैं एक्सेप्ट कर लूंगा अपने हाउस में भी। प्रॉब्लम यह है कि जब साइमल्टेनियसली दोनों हाउसेस के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर किसी जज के रिमूवल का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, तो फिर जो कमिटी बनेगी वो दोनों हाउसेस आपस में डिस्कस करके बनाएंगे। ऐसा जजेस इंक्वायरी एक्ट में लिखा है। सो इफ साइमल्टेनियसली प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, इफ द कमिटी हैज टू बी क्रिएटेड, इंक्वायरी कमिटी अगर फिर बनानी है, तो फिर दोनों हाउसेस आपस में डिस्कस करके वो 3 मेंबर की कमिटी बनाएंगे। इस चीज को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई, और उसी दिन वाइस प्रेसिडेंट जी का इस्तीफा भी आया, विच वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इन नेचर। खैर, पेपर में कॉन्ट्रोवर्सी नहीं पूछेगा, आपको यह आइडिया होना चाहिए कि ऐसा कुछ प्रावधान जजेस इंक्वायरी एक्ट में है, ठीक है। चलो, सो नाउ लोकसभा के अंदर जस्टिस यशवंत वर्मा, व्हाट हैपेंड इज कि वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन थे वो चेयरमैन बने, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल कि राज्यसभा में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एक्सेप्ट कर लिया था लोकसभा के अंदर प्रपोजल। और इसी वजह से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ शुरू हुई रिमूवल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अब इसकी 3 मेंबर की कमिटी बन चुकी है, 3 जजेस की कमिटी बन चुकी है, ठीक है। सो एंटायर थिंग इज डिटेल्ड ओवर हेयर। ये 3 मेंबर्स है उस कमिटी के। अगस्त 2025 में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ये 3 मेंबर की कमिटी बनी है ना। नाम नहीं पूछेगा यूपीएससी में, बट फिर भी जस्टिस अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट के जज, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव, कर्नाटका हाई कोर्ट के एडवोकेट BV आचार्य, ये 3 लोग अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। इससे पहले क्या जजेस के रिमूवल की प्रोसीडिंग्स हुई हैं इस देश में? हाँ, बिल्कुल। सिर्फ 2 पूरी तरीके से दोनों हाउसेस के अंदर डिस्कस हुई हैं, और एक के बाद किसी जज ने रिजाइन किया, खुद रिजाइन किया। जनरली यही होगा, कोई जज वेट नहीं करेगा इंपीच होने की। अगर उन्हें आइडिया होगा कि मैं